कल हमने देख लिया था कि ठीक लास्ट क्लास तक हमने कर लिया था कि जो नगरीय निकाय है उसकी अधिसूचना कौन जारी करेगा? राज्यपाल। उसका हमने बेसिस देख लिया। आज डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टार्ट करते हैं नगर पंचायत से। अब इसमें नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम तीनों में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी है। तो ये जो स्टार्टिंग वाला है इसको डिटेल में करते हैं, उसके बाद जो सेम रहेगा वो आगे उसको स्किप करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो नगर पंचायत है अभी एट प्रेजेंट छत्तीसगढ़ में 112 नगर पंचायत है। ठीक, और इसके लिए जो जनसंख्या होती है कि कितनी पॉपुलेशन रहेगी तब हम वो जो है नगर पंचायत की व्यवस्था करेंगे। तो इसके लिए 5,000 से 10,000 5,000 से 20,000 अगर इतनी पॉपुलेशन है तो इस पॉपुलेशन के लिए रफली, ये एग्जैक्ट नहीं है लेकिन रफली इसके लिए एक नगर पंचायत की व्यवस्था करते हैं। और इसके लिए एक स्पेसिफिक है कि ये जो क्षेत्र है वो संक्रमणशील होना चाहिए, संक्रमणशील क्षेत्र। अब संक्रमण जो शील क्षेत्र है वो क्या होता है? जो अभी अभी गांव से शहर की तरफ उसका डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, वो पूरी तरीके से जो है नगर भी नहीं है और पूरी तरीके से गांव भी नहीं, उन दोनों के बीच में कहीं है, वो क्या कहलाता है? संक्रमणशील क्षेत्र या ट्रांजिशन एरिया। उसके लिए किसकी व्यवस्था की जाती है? नगर पंचायत की। अभी छत्तीसगढ़ में कितने हैं? 112। ये फिगर मैंने जो छत्तीसगढ़ की वेबसाइट है वहाँ से लिया है, बट ये जो डाटा है वो एग्जैक्ट है कि नहीं उसमें मुझे डाउट है, क्योंकि अभी वो क्या होता है कि हर एक दो साल में जो सरकार है वो इसकी जो संख्या है उसको ऊपर नीचे करते रहती है। एट प्रेजेंट इतना है, या आगे पीछे हो सकता है, एग्जैक्ट में इसकी गारंटी नहीं ले सकता हूँ। फिर आगे देखिए इसकी संरचना कैसी होती है, कौन कौन लोग होते हैं इसमें। तो एक तो होता है नगर पंचायत का अध्यक्ष होगा। इसका चुनाव कैसा होगा? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? तो यहाँ पे इसका चुनाव होगा अप्रत्यक्ष। 2019 से पहले इसका चुनाव होता था प्रत्यक्ष। 2019 में जो संशोधन किया गया उसके बाद इसको क्या बना दिया गया? अप्रत्यक्ष। उसके बाद इसमें होंगे पार्षद, इनका चुनाव कैसा होगा? प्रत्यक्ष। 2019 से पहले भी ये प्रत्यक्ष थे, अभी भी क्या है? प्रत्यक्ष। तीसरे टाइप के इसमें नए प्रकार के जो सदस्य हैं ऐड हो रहे हैं, 2 मनोनीत सदस्य, जिन्हें जो नगर जो पालिका सिस्टम है उसके बारे में विशेष अनुभव या ज्ञान हो। अब देखिए ये 2 मनोनीत सदस्य हैं, इन्हें विशेष अनुभव है और इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार। ठीक है, लेकिन इनके बारे में एक ये फैक्ट है कि ये अगर कभी भी कोई समिति बनती है, ये किसी समिति के सदस्य बनते हैं तो इनके पास मत देने का अधिकार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से चुनकर नहीं आए। ठीक है, तो 2 मनोनीत होते हैं, विशेष अनुभव जिनके पास होता है नगर पंचायत के विषय में, और इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार। चौथे प्रकार के सदस्य होते हैं विधानसभा के सदस्य, जो हमने पहले देखा था, जिनका क्षेत्र कहाँ आता हो? नगर पंचायत के अंदर आता हो, जिनका क्षेत्र पूर्णतः या फिर अंशतः कहीं भी फॉलो करता हो तो वो नगर पंचायत के। और इसमें हमने एक चीज़ और देखी थी कि यदि किसी का जो विधानसभा क्षेत्र है वो पूर्ण रूप से अगर जो है किसके ग्राम पंचायत में फॉलो करता है या फिर आगे किसी में करता है तो वो इसका जो है मेंबर नहीं बन पाएगा। तो उसका जो क्षेत्र है पूर्णतः या अंशतः किस में आना चाहिए? इस नगर पंचायत में आना चाहिए। 5वां होगा सांसद। संसद में दोनों आ जाएंगे, लोकसभा और राज्यसभा। अब इनके लिए क्या क्राइटेरिया, ये भी हमने पिछले वीडियो में देख लिया था कि जिनका जो लोकसभा क्षेत्र है वो इसके अंदर आता हो, और राज्यसभा के लिए क्या क्राइटेरिया है कि जिनका नाम इस जो ये नगर पंचायत है यहाँ की मतदाता सूची में आता हो तो वो यहाँ के मेंबर बन जाए। तो ये 5 प्रकार के यहाँ मेंबर होते हैं कहाँ? नगर पंचायत में। आगे यहाँ देखते हैं आरक्षण, किस प्रकार से जो सीटें हैं आरक्षित होती हैं इसके लिए। तो यहाँ पे भी जो आरक्षण होगा वो किसके हिसाब से मिलेगा? जनसंख्या के आधार पर। ये तो पहले भी हमने देखा, कॉमन सेंस है, जितने एसटी होंगे उसके हिसाब से उस प्रोपोर्शन में एससी को, जितने एसटी होंगे उस प्रोपोर्शन में एससी को। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ है कि जब अध्यक्ष का जब चुनाव होगा, ठीक है, अध्यक्ष का चुनाव होगा तो अलग अलग जितने भी नगर पंचायत है उनमें ओबीसी का जो सीट है वो आरक्षित रहेगा। मतलब नगर जो अध्यक्ष का चुनाव है उसमें भी ओबीसी को क्या मिलेगा? आरक्षण मिलेगा। ठीक है, किसमें? अध्यक्ष वाले चुनाव, इसमें तो मिल ही रहा है, इसमें भी अध्यक्ष मिलेगा। और इसमें भी वो क्या है कि वो जो क्राइटेरिया है कि जब दोनों मिलकर वो होते हैं, जब एससी और एसटी मिलकर 50% हो जाते हैं तब 25% वाला है ये क्राइटेरिया यहाँ भी चलेगा। ठीक है, लेकिन जो अध्यक्ष पद है उसके लिए भी उसको जो ओबीसी को है, सिर्फ जो हमारे पार्षद है उसके लिए बस नहीं, अध्यक्ष के लिए भी वो जो है ओबीसी है उनको आरक्षण मिलेगा। अब यहाँ पर यहाँ पे देखिए एक जो इसका जो आरक्षण का सिस्टम है वो जिला पंचायत और जनपद पंचायत से कैसे थोड़ा सा अलग है। मान लीजिए अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है कहीं पे, अगर है अच्छा इसमें एक ही दौर देखिए, इसमें वार्डों की संख्या, वार्डों की संख्या होती है 15 से लेके 40, 15 मिनिमम, 40 मैक्सिमम। ठीक,
अब देखिए यहाँ पे आरक्षण कैसे काम करता है। अगर जैसे किसी इसमें किसी नगर पंचायत में अगर 20 वार्ड है, ठीक है, अब यहाँ देखिए अध्यक्ष का चुनाव कैसा होने वाला है, अप्रत्यक्ष। इसका मतलब क्या है कि पहले किसका चुनाव होगा, पार्षद का। उन पार्षदों में से प्रथम सम्मेलन में किसको चुनाएगा, अध्यक्ष का। अब मान लीजिए यदि अध्यक्ष का सीट है एसटी के लिए रिजर्व है, ठीक, और ये जितने पार्षद हैं ये 20 के 20 इसमें सब लोग होंगे, एसटी भी होंगे, एससी भी होंगे, ओबीसी भी होंगे और जनरल वाले भी होंगे, ठीक। अब देखिए अध्यक्ष का पद एक ही है, वो किसके लिए रिजर्व है, एसटी के लिए। इसका मतलब क्या है, ये जो 20 हमारे पार्षद हैं उसमें से जो एसटी वाला है सिर्फ वही क्या कर सकता है, अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकता है। पहले हमने देखा था कुछ पुराने वाले में क्या था, ये सबके सब चुनाव लड़ सकते हैं। इसमें क्या है, जो सिर्फ एसटी है वही अध्यक्ष का चुनाव। जैसे लेट्स सपोज यहाँ 20 में से 4 एसटी हैं, 5 ये हैं, 5 ये हैं और 6, ठीक है। तो चुनाव सिर्फ कौन लड़ेंगे, यही एसटी। लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि ये जो जनरल वाली सीट है, जनरल भी नहीं करेंगे इसको, कौन सी कहेंगे, ओपन वाली सीट है। अगर इससे कोई एसटी जीत के आया, ठीक, जैसे लेट्स सपोज वार्ड नंबर 18 है, ये था ओपन के लिए और यहाँ से कौन जीत गया, एसटी, ठीक है। अब ये जीता कहाँ से है, ओपन वाले वार्ड से, तो क्या ये इस चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे यही चीज़ आपको पॉइंट आउट रखना है कि ये जो एसटी है ये भले जीता है ओपन कैटेगरी वाले सीट से, लेकिन जब अध्यक्ष का चुनाव होगा तब ये खड़ा हो सकता है। क्यों, क्योंकि जो अध्यक्ष के लिए आरक्षण है वो किसके लिए है, एसटी के लिए, ठीक है। और ये भले ही ओपन वाली सीट से आए, लेकिन इसका असल में जो ओरिजिनली इसका कास्ट क्या है, एसटी है, तो ये यहाँ पे अध्यक्ष के चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है, ठीक है। इसको नोट करके लिख लीजिए, नोट में लिख लीजिए, यदि कोई आरक्षित वर्ग का व्यक्ति, यदि कोई आरक्षित वर्ग का व्यक्ति किसी अनारक्षित वार्ड से, यदि कोई आरक्षित वर्ग का व्यक्ति किसी अनारक्षित वार्ड से चुनाव जीतकर नगर पंचायत का सदस्य बनता है तथा यदि अध्यक्ष का पद किसी विशेष वर्ग के लिए आरक्षित है, तो उस स्थिति में भी वह आरक्षित वर्ग का व्यक्ति अध्यक्ष के पद के लिए, आरक्षित वर्ग का व्यक्ति अध्यक्ष के पद के लिए खड़ा हो सकता है, ठीक है। और इस आरक्षण में महिलाओं के लिए यहाँ आरक्षण कितना है, जो हमने ग्राम पंचायत वाला सिस्टम देखा था वहाँ पे महिलाओं के लिए आरक्षण कितना था, 1/2 50% था। यहाँ पर कितना है, 1/3, 1/3 आरक्षण है महिलाओं के लिए, ठीक है। ये किसका है, कुल सदस्यों का। इसमें आरक्षित वर्ग का आरक्षण भी शामिल है। इसका मतलब क्या है कि कुल सदस्यों का भी 1/3 महिला होगा और जो आरक्षित वर्ग है उसका भी 1/3 क्या होगा, महिला होगा। तो दोनों ही क्या होगा, तो जो ग्राम पंचायत वाला सिस्टम हमने देखा था वहाँ पे आरक्षण कितना है, 50%, यहाँ पर कितना है, 1/3, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस है, याद रखिएगा। चलिए फिर उसके बाद देखते हैं इसके लिए जमानत राशि कितनी होती है, किसका, पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए। अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए कोई जमानत राशि होगी क्या, नहीं, क्योंकि इसका जो चुनाव है वो कैसा है, अप्रत्यक्ष है। लेकिन 2019 से पहले जो अध्यक्ष का चुनाव भी था वो कैसा था, प्रत्यक्ष था, तो उसके लिए भी पहले अलग से जमानत राशि देनी पड़ती थी। पहले एक व्यक्ति है उसको 2 जमानत राशि देनी पड़ेगी, कौन कौन सा, एक पार्षद का और एक अध्यक्ष का। अब क्या हो गया है, सिर्फ पार्षद के लिए कितना है, 1000 रुपये, और यदि आरक्षित वर्ग है तो उसका आधा। और इस आरक्षित वर्ग में महिला भी है ना, मतलब महिलाओं को भी कितना देना पड़ेगा, 50%। चलिए इसका भी कार्यकाल कितना होगा, जो पुराना चलता था 5 साल। कहाँ से, प्रथम सम्मेलन से उसकी गणना की जाएगी, ठीक। तो कार्यकाल वाला जो सिस्टम है, जो पुराने हमने पंचायत वाले वो उसमें देखा था क्लास में, वही जो है कार्यकाल यहाँ भी चलेगा। कौन था, हाँ ये जो पहले था ये तो 1000 रुपये इसके लिए था ही। वो जो हमारे इसका जो नगर पंचायत का अध्यक्ष होता था उसके लिए ज़्यादा था, शायद 4 या 5 हज़ार रुपये कुछ था। हाँ, उसको अब खत्म करके ये कर दिया। पहले उसको बढ़ाने की बात की गई थी, पहले उसके लिए 10,000 रुपये होने वाला था,
अध्यक्ष के लिए। तो यदि अभी आज के डेट में जो इसका नगर पंचायत अध्यक्ष है, यदि उसका जो चुनाव है प्रत्यक्ष होता तो अभी जमानत राशि 10,000 रुपये होती, क्योंकि सरकार ने जस्ट 2019 से पहले उसको 4 गुना किया था। लेकिन 4 गुना करने के बाद एक नया अमेंडमेंट लाया जिसमें अध्यक्ष का जो वो निर्वाचन है उसको वो जो प्रत्यक्ष था उससे अप्रत्यक्ष कर दिया, तो वो वाला जो जमानत राशि था अपने आप समाप्त हो गया। ठीक है, यहाँ हो गया कार्यकाल। अब देखिए प्रथम सम्मेलन में क्या क्या होगा। अब यहाँ प्रथम सम्मेलन कौन बुलाएगा? सीईओ। ग्राम पंचायत में कौन बुलाता था? सचिव। लेकिन यहाँ पर प्रथम सम्मेलन कौन बुलाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इसमें और उसमें डिफरेंस। वहाँ पे कौन बुलाता था? सीईओ बुलाएगा, सचिव बुलाएगा, वो बुलाएगा। यहाँ पे कौन बुलाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। और ये जो है रिजल्ट के आपके 15 दिन के भीतर जो है प्रथम सम्मेलन हो जाना चाहिए। प्रथम 15 दिन के भीतर आपका जो प्रथम सम्मेलन है, रिजल्ट के बाद उसके 15 दिन के भीतर अध्यक्ष का चुनाव और जो प्रथम सम्मेलन है हो जाना चाहिए। अब इसी प्रथम सम्मेलन में किसका चुनाव किया जाएगा? पहले तो शपथ ग्रहण होगा, जितने भी पार्षद हैं उनका शपथ ग्रहण होगा। ठीक है, अब ये जो शपथ है ये किसके सामने लेंगे? एसडीएम, अनुविभागीय दंडाधिकारी, उसको क्या बोलते हैं? एसडीएम। उसके सामने यहाँ पर इनका शपथ होगा, अनुविभागीय दंडाधिकारी। और एक हमने देखा था एसडीओ ग्राम पंचायत, वो क्या था? अनुविभागीय अधिकारी राजस्व। और ये क्या है? अनुविभागीय दंडाधिकारी एसडीएम। इसके सामने यहाँ पर शपथ होगा। इसको भी टिक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे शपथ जो है वो अलग अलग अधिकारियों के सामने होगा। आगे हम देखेंगे परिषद में, निगम में, उसमें ये जो अधिकारी है बदल जाएगा, जिसके सामने इन लोग शपथ लेंगे। ठीक, तो पहले शपथ ग्रहण होगा, उसके बाद अध्यक्ष का चुनाव होगा। कौन है? नहीं, दोनों अलग होते हैं। नहीं, देखिए दोनों की पोस्ट अलग अलग है। वीडियो पॉज कर देना, लास्ट बार भी तो आईएएस वाला है। इसमें क्या है कि पोस्ट दोनों अलग अलग है, लेकिन चूंकि जब ऑफिसर कम होते हैं या जो अगर कोई नीचे से प्रमोशन वाला नहीं आ पाया है तब, बाकी ये एसडीएम जो है इसकी देखिए इसको जो पावर मिलता है वो मिलता है सीआरपीसी से। ठीक है, और वो जो एसडीओ होता है रेवेन्यू, इसका पावर जनरल भू संहिता जो हमारा वो है लैंड रिकॉर्ड रेवेन्यू 1959, यहाँ से मिलता है। ठीक है, तो भले ही नॉर्मल टाइम में दोनों एक ही आदमी होते हैं, लेकिन एसडीओ आर और एसडीएम की पोस्ट अलग अलग, जहाँ तक मुझे जानकारी है। ठीक है, इसकी जो पावर है वो जनरेट होती है भू संहिता 1959 से, और इसको जो अपनी पावर मिलती है वो कहाँ से मिलती है? हाँ वही देखिए, अब जो एक्ट में लिखा है उसकी बात करूँ। हो सकता है दुर्ग में या फिर आप जहाँ जानते हो दोनों एक हो, लेकिन पोस्ट दोनों अलग अलग है। हालांकि दोनों का काम ऑलमोस्ट सिमिलर है, इसीलिए एक ही आदमी को होगा। अब ये भाई बोलो, ये हो सकता है कि हम लोग जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में करते हो, बाकी पोस्ट दोनों अलग अलग। मेरा बोलने का मतलब इतना, हो सकता है अभी नॉर्मल लाइफ में ये दोनों एक ही काम करते हो, ये है। लेकिन जो इसका जो एक्ट है उसमें जो पोस्ट है वो दोनों अलग अलग, एसडीएम और एसडीओ। अब ये जो ये डेफिनेशन है मुझे सीजीपीसी के इंटरव्यू में पूछा गया कि एसडीओ और एसडीएम में क्या डिफरेंस होता है। तो ये डेफिनेशन सीजीपीसी वाले ने बताई कि जो इसका जो पावर है वो जो यहाँ से निकलता है और एसडीएम की पावर सीआरपीसी से निकलती है। लेकिन जनरल हम लोग जो है हमारे आसपास में एसडीएम और एसडीओ दोनों एक ही आदमी होता है। ठीक है, लेकिन पोस्ट दोनों अलग अलग। तो अगर कभी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है कि दो लोग अलग अलग है या फिर क्या नाम है इनके पास आदमी अवेलेबल है, तो दोनों अलग अलग आदमी बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर जहाँ एक्ट में अगर कभी एग्जाम में आता है तो वो एसडीएम ही करना पड़ेगा, क्योंकि एसडीओ वाला है वो देखता है ग्राम पंचायत वाले। ठीक है, तो अगर पेपर में आता है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। हो सकता है डे टू डे लाइफ में एसडीएम और एसडीओ एक ही। हाँ, लेकिन पोस्ट दोनों की अलग अलग। ठीक है, तो इसका कार्यकाल होगा, अध्यक्ष का चुनाव होगा प्रथम सम्मेलन में, उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। ठीक, अब जैसे हमने जो जिला पंचायत वाला है उसमें भी हमने पढ़ा था कि जो अध्यक्ष का चुनाव है वो सिर्फ इसलिए नहीं रोका जाएगा कि किसी पार्षद का पद क्या है? खाली है, इसके लिए चुनाव नहीं रोका जाएगा। कि लेट सपोज अगर किसी ये है नगर पंचायत है, उसमें 35 वार्ड हैं, 35 में से 30 में से चुन लिए गए हैं, 5 वार्ड में किसी कारणवश बाकी है, तो ये पहले चुने गए थे, उनकी मृत्यु हो गई है, वो जो है प्रथम सम्मेलन में आ नहीं पाए। जो बचे हुए 30 जो पार्षद हैं उन्हीं में से अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। बाकी बाकी जो बचे हुए 5 लोग हैं उन लोग अगर बाद में आके बोलते हैं कि भाई हमको तो ये जो हम लोग जो फर्स्ट मीटिंग थी उसमें थी नहीं और हमको जो है ये अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए वो नहीं किया, मौका नहीं दिया गया, तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को टिक मार करके रखिए, ये एग्जाम में आ सकता है। यदि पार्षद का पद खाली है, जितना पद खाली है उससे कोई मतलब नहीं, जितने लोग प्रथम सम्मेलन में आ गए। अब देखिए पद खाली का मतलब यहाँ 2 चीज़ें हैं ना, एक तो है कि चुनाव हुआ था, प्रत्याशी की मृत्यु हो गई, या फिर और कैसे पद खाली हो सकता है? चुनाव होने के बाद उसको जो है उसको जो उसकी एलिजिबिलिटी है उस पर अगर कोई वो उड़ गया, सवाल उड़ गया और उसको कलेक्टर ने हटा दिया, ठीक है, तो वो नॉन एलिजिबल हो गया। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं पार्षद के पद खाली होने के। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि जो अध्यक्ष चुनाव होगा उसमें पार्षद का पद अगर खाली भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रथम सम्मेलन में अगर 30 लोग हैं तो उन्हीं 30 लोग में से चुनाव हो जाए। अब यहाँ पे आगे देखते हैं जो पार्षद है उसके लिए क्या क्या अर्हताएं हैं या एलिजिबिलिटी है। ठीक है, क्या क्या हो सकता है? पहला तो हमने देखा था आयु इसके लिए मिनिमम कितनी थी पंचायती राज वाले सिस्टम में? 21 वर्ष। तो इसके लिए भी क्या है? 21 वर्ष।
ठीक, पहले 2019 से पहले जो अध्यक्ष है उसके लिए था 25 वर्ष, लेकिन चूंकि अध्यक्ष का जो पद है अब वो जो है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष हो गया, इसलिए ये भी क्या हो गया, अध्यक्ष और पार्षद दोनों के लिए क्या है 21 वर्ष। ठीक, तो अगर पेपर में कभी आ जाए अध्यक्ष के लिए तो कंफ्यूज नहीं होना, अध्यक्ष और पार्षद दोनों के लिए क्या है 21 वर्ष। और दूसरा क्या है, वो सिर्फ एक वार्ड से एक ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, एक वार्ड से ही चुनाव लड़ सकता है। जैसे हमने ग्राम पंचायत या जिला पंचायत में देखा था, पंच जो है एक ही वार्ड से लड़ सकता है, वैसे यहाँ भी वो है सिर्फ एक ही वार्ड से चुनाव लड़ सकता है। ठीक, और बाकी जो नॉर्मल क्राइटेरिया हैं कि भारत का नागरिक होना चाहिए और वहाँ की जो विधानसभा वहाँ की जो मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कॉमन है। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन चीज़ों से वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है, या अगर कोई पार्षद का चुनाव लड़ना चाहता है तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अगर ये हैं तो वो नॉन एलिजिबल हो जाएगी, निहरताएँ क्या क्या है। तो पहला इसमें इंपॉर्टेंट है कि यदि उसको आईपीसी के अंदर कोई सज़ा हुई है, पुराने किसी उसने कुछ क्राइम किया था उसके अंदर आईपीसी के अंदर उसको कोई सज़ा हुई है, या फिर सिविल अधिकार अधिनियम कब है 1955, ठीक है, सिविल अधिकार अधिनियम, इसके अंदर उसने कोई जुर्म किया तो उसके अंदर सज़ा हुई है। ठीक, और एक यहाँ पे है अगर कोई दहेज प्रताड़ना वाला उसके ऊपर केस है और उसके अंदर उसको सज़ा हो चुकी है पहले कभी। ठीक, तो ये सब में उसको कुछ हुआ है और ये सब में उसको सज़ा हुई है, और जब उसने सज़ा पूरी की है वहाँ से 6 वर्ष ना बीता हो, 6 वर्ष ना बीता हो, तब वो क्या रहेगा, नॉन एलिजिबल रहेगा पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है, तो दहेज वाला उसने कुछ कांड किया हो, आईपीसी वाला कुछ हो, या फिर सिविल अधिकार अधिनियम में, इन तीनों के अंदर अगर उसको कोई सज़ा हुई है और जिस दिन उसकी सज़ा खत्म हुई है वहाँ से 6 वर्ष तक वो क्या कर सकता है, चुनाव नहीं लड़ सकता। दूसरा है, पहले उसने कभी चुनाव लड़ा था, भारत में कोई भी चुनाव उसने लड़ा हो, ठीक है, और उसमें उसको बाद में भ्रष्ट पाया गया हो। भ्रष्ट पाया गया मतलब उसने चुनाव में कोई गड़बड़ी की गई, वो कुछ उसने धोखाधड़ी की हो, तो अगले 5 वर्ष के लिए, जिस दिन उसको भ्रष्ट पाया गया, जिसको उसके पद से हटाया गया, उससे अगले 5 वर्ष के लिए वो क्या कर सकता है, चुनाव नहीं लड़ सकता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिए, उसने पुराना कोई चुनाव लड़ा हो और उसकी वजह से उसको निकाला गया हो या फिर उसका जो आचरण हो भ्रष्ट पाया गया हो, तो अगले 5 वर्ष के लिए वो क्या कर सकता है, चुनाव नहीं लड़ सकता है। तीसरा एक इंपॉर्टेंट है कि निगम के साथ या फिर जो भी ये है पंचायत है, जैसे अगर निगम हो तो निगम, पंचायत हो तो पंचायत, और परिषद है तो परिषद, और यहाँ पे नगर पंचायत, वो इस क्षेत्र में रहता हो, ठीक है, तभी तो वो चुनाव लड़ पाएगा, यहाँ रहता हो और इन तीनों में से किसी का उस पर बकाया बाकी हो। ठीक है, आपने अगर निगम में रहते हैं, आपने निगम वाला अपना जो घर वाला टैक्स से दिया ही नहीं, तो जब तक अगर आप वो बकाया नहीं दोगे तब तक आप पार्षद का फॉर्म नहीं भर सकते। तो उसमें आपको जानकारी देनी पड़ेगी कि कोई भी ऐसा नगरीय निकाय है उसका मुझ पर कोई भी पुराना बकाया बाकी नहीं है। फोर्थ है, जिसके लिए भी वो चुनाव लड़ रहा है, जिस भी नगरीय निकाय के लिए वो चुनाव लड़ रहा है, उसके साथ अभी करंट में उसका कोई अनुबंध या फिर सेवा करार नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं जैसे दुर्ग नगर निगम का चुनाव लड़ना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन पता चला मैं एज ए कॉन्ट्रैक्टर दुर्ग नगर जो है अभी नगर निगम के साथ काम कर ही रहा हूँ और मेरा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है 2022 से 2030 तक, इसके बीच में कभी नगर निगम चुनाव होता है, तो या तो मेरे को निगम के साथ अपना एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना पड़ेगा तभी मैं चुनाव लड़ पाऊंगा, और या तो फिर क्या होगा, जब तक मेरा जो वो है कॉन्ट्रैक्ट है, जब तक वो जीवित है तब तक मैं इसका चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। क्यों ऐसा बनाया गया? उससे क्या होगा? करप्शन होगा। कैसे? ठीक है, पता चला भाई मैं एक निगम का ठेकेदार हूँ और बाद में मैं ही पार्षद बन गया, तो क्या करूँगा? अपना तो पूरा पैसा माफ कर दूंगा ना। तो इसीलिए मेरा जो अभी जो लिविंग कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो जाना चाहिए? खत्म होना जाना। ठीक है, तो ये एक है। पांचवा देखिए, किसी महिला के विरुद्ध अपराध में कोई सजा हुई हो, ठीक है, तो वो जिंदगी भर के लिए क्या हो जाएगा? बैन हो जाएगा। ये स्पेसिफिक है, अलग से जोड़ा गया है बाद। ठीक है, अब इसमें क्या होता है देखिए, सजा हुई, अपराध हुए, तो वो जो अपराध है वो न्यायालय में सिद्ध हो गया हो। ऐसा नहीं कि आपके खिलाफ किसी ने झूठी एफआईआर कर दी है और ये जो जैसे ही चुनाव आने वाला है उसी टाइम आपके खिलाफ किसी महिला ने एफआईआर कर दी और आप फिर इसका फॉर्म नहीं भर पा रहे हो, ऐसा नहीं। ठीक है, आपको अपने जो आप बाद में वो बताऊंगा शपथ पत्र, उसमें आपको बताना पड़ेगा कि मेरे खिलाफ अभी ये जीवित एफआईआर है और उस पर फैसला आना बाकी है। लेकिन महिला के विरुद्ध वाला अगर कोई अपराध आपने किया है, जैसे उसको ये किसी का रेप कर दिया या किसी के साथ पुराना छेड़छाड़ किया है, उसके खिलाफ अगर आपको वो हुई है, सजा हुई है, तो इसमें क्या हो जाएगा? आप लाइफ टाइम के लिए बैन हो जाओ। ठीक है, तो ये एक है। और लास्ट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कि राज्य जो विद्युत मंडल है, मतलब छत्तीसगढ़ जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, उसका कोई पुराना बकाया आप पर नहीं रहना चाहिए। ठीक, और यदि मान लो बात इसमें क्या है, अगर इसमें पुराना बकाया है भी है तो आपको नोटिस मिलने के 2 महीने के अंदर आपको पुराना बकाया क्या कर देना है, के अंदर अपना पुराना बकाया वापस कर देना। तो फिर आप अपना आपको एक यहाँ पे एफिडेविट जमा करना पड़ेगा कि भाई मेरे ऊपर बकाया है, मेरे को आज ही पता चल रहा है, तो मैं अगले 2 महीने के अंदर क्या कर दूंगा, वो कर दूंगा, तब आप पार्षद को चुनाव लड़ सकते हो। और एक क्लास में है सरकारी वकील ना हो।
ये वकील वाला इसलिए अलग से बता रहा हूँ क्योंकि ये पहले एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, कि जो भी सरकारी वकील है वो किसी ग्राम पंचायत, जिला पंचायत या नगरीय निकाय का चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन अगर यहीं पे लिख दिया वो प्राइवेट वकील है, ठीक है, प्राइवेट प्रैक्टिस करता है, तो वो क्या कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है। लेकिन प्रोवाइडेड अगर कभी भी आगे उसका ऐसा कंडीशन आता है कि उसका कोई क्लाइंट है, उसका केस इस नगरीय निकाय के विरुद्ध है, तब वो केस नहीं लड़ सकता। और अगर अपनी क्लाइंट के साइड से इसके अगेंस्ट में अगर उसने केस लड़ा तो फिर क्या हो जाएगा, उसका जो ये वाला पद है पार्षद वाला वो खाली हो जाएगा, ठीक है। तो उसको सरकारी वकील नहीं होना चाहिए लेकिन प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है। तो ये सारी निहरताएं हैं पार्षद के लिए। अब ये तीनों के लिए सेम होगा, चाहे नगर पंचायत हो, नगर परिषद हो या नगर निगम हो, ठीक है। तो अगली बार जब वो पार्षद वाला हो तो मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। चलिए एक और पार्षद के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके लिखेगा कि यदि कोई पार्षद है अगर वो प्रथम सम्मेलन में अनुपस्थित है, ठीक है, तो वो शपथ ले पाएगा क्या, नहीं ले पाएगा। क्यों, क्योंकि पहले दिन नहीं आ पाया। अब यहाँ पे पार्षद का पद रिक्त नहीं है ना, वो पार्षद जो है वो जीवित है, सब कुछ है, लेकिन बस मीटिंग में नहीं आ पाया, तो उसको क्या करना पड़ेगा, कलेक्टर से अनुमति लेनी पड़ेगी मीटिंग में नहीं आने के लिए। हो सकता है तबियत खराब हो, कोविड हो, एक्सीडेंट हो गया हो, तो जरूरी नहीं है कि पहले इस वाले सम्मेलन में आ पाए, लेकिन उसको पहले क्या करना पड़ेगा, कलेक्टर से अनुमति लेना पड़ेगा। और कलेक्टर से अनुमति लेने के बाद अगले 30 दिन के भीतर उसको क्या कर लेना है, शपथ ग्रहण कर लेना, ठीक है। तो अगले 30 दिन के भीतर उसको क्या करना है, शपथ ग्रहण कर लेना है अगर वो प्रथम सम्मेलन में अनुपस्थित है, ठीक। और अगर ये भी नहीं कर पाया, उसने अनुमति भी नहीं ली, 30 दिन के भीतर नहीं भी कर पाया, तो फिर पार्षद का पद क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा, ठीक है। तो अगर पहले में एब्सेंट है, अनुमति ले ले, नहीं ले पा रहा है, तो फिर 30 दिन के अंदर कोई भी जुगाड़ करके शपथ ले ले। और अगर 30 दिन में नहीं ले पाया और उसने कलेक्टर को बताया भी नहीं कोई कारण, तो फिर उसका पद क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा प्रथम सम्मेलन। अब देखिए जो इसकी सामान्य बैठक होती है, जैसे पुराना ग्राम पंचायत में था सेम वैसी है, सामान्य बैठक है, ठीक है। इसको कौन बुलाएगा, अध्यक्ष बुलाएगा। हर महीने में 2 महीने में एक बार होगी, ठीक है। ग्राम पंचायत के लिए हर महीने में एक बार होती थी, ये हर 2 महीने में एक बार होगी। और एक है विशेष बैठक, इसमें भी वही पहले 7 दिन, इसमें 15 दिन पहले सूचना, ठीक है, 15 दिन पहले। अब ये 7 दिन भी हो सकता है, 8 दिन, 10 दिन, कुछ भी हो सकता है। अब देखिए विशेष बैठक, ये हमने ग्राम पंचायत वाले उसमें भी देखा था, जो विशेष बैठक होती है, तो यदि कुल पार्षदों के 1/3 सदस्य, कुल पार्षदों के 1/3 सदस्य एप्लीकेशन देते हैं इसको, अध्यक्ष को, कि भाई हमको विशेष बैठक बुलानी है, ठीक है। तो अध्यक्ष क्या करेगा, 14 दिन के भीतर, 14 दिन के भीतर विशेष बैठक बुलाए। यदि 1/3 सदस्य जो है एप्लीकेशन साइन करके देते हैं अध्यक्ष को, तो 14 दिन के भीतर जो है उसको मीटिंग बुलाना पड़ेगा। लेकिन अगर अध्यक्ष ने मना कर दिया तो फिर किसके पास जाएंगे, सीएमओ के पास, ठीक। और जो सीएमओ है वो अगली मीटिंग के लिए सूचना जारी कर देगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ये जो 1/3 सदस्य हैं, सिर्फ यही लोग चाहते हैं विशेष बैठक होना चाहिए, तो अध्यक्ष इनको हाँ भी बोल सकता है, मतलब उनको मना भी कर सकता है और हाँ भी बोल सकता है, ठीक है। तो ये एक बार स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ चुका है कि जो विशेष बैठक के लिए अध्यक्ष मना कर सकता है कि नहीं कर सकता, कर सकता है, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि भाई इसकी मर्जी, अगर क्योंकि देखिए अगर ये इसने मना कर दिया तो ये लोग किसके पास जा सकते हैं, सीएमओ के पास जाते हैं। तो जो विशेष बैठक के लिए अध्यक्ष हाँ भी बोल सकता है, ना भी बोल सकता है, ठीक है। इस स्टेटमेंट को याद रखिए। और अगर अध्यक्ष ना बोलता है तो लोग किसके पास जाएंगे, सीएमओ के पास, और फिर जो सीएमओ है वो जो अगली मीटिंग है उसके लिए जो सूचना है वो जारी कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नगर पंचायत वाला। अच्छा देखिए इसमें गण पूर्ति कितनी होती है सम्मेलन में, कोरम कितना होता है। ग्राम पंचायत में कोरम कितना था, आधा, और ग्राम सभा में 1/10। यहाँ पे कोरम है 1/3, लेकिन यहाँ पे महिला वाला कोई प्रोविजन नहीं है, ठीक है। वहाँ हमने देखा था 1/3 महिला होनी चाहिए, कहाँ, ग्राम सभा में। यहाँ महिला वाला कोई प्रोविजन नहीं, टोटल सदस्यों का 1/3 कोरम होना चाहिए, ठीक है। और हमने ग्राम पंचायत की जो समितियाँ देखी थी उसमें कोरम कितना था, 1/3, 1/2, ठीक है। जो भी समिति है उसमें कोरम कितना रहेगा, 50%, ठीक है। चलिए अब देखिए ये जो कोरम है, यदि गण पूर्ति नहीं होती है तो क्या होगा, तो अगली जो मीटिंग रखेंगे उसमें नए विषय पर चर्चा नहीं होगी, ये तो हमने पहले देख चुका है, ठीक है। इसमें इसके लिए जो कोरम है, यदि वो कोरम नहीं हो पाता है तो उस दिन मीटिंग हम लोग क्या कर देंगे, स्थगित कर देंगे, अगला कोई डेट देखेंगे उस पर नए विषय पर चर्चा नहीं होगी, ठीक है। लेकिन देखिए ग्राम पंचायत में नए विषय पर चर्चा नहीं हो सकती थी, यहाँ एक नया कैच है क्या, कि यदि टोटल पार्षदों के 2/3 पार्षद अगर ये बोलते हैं कि
कि भाई हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस बार तो लोग आए नहीं, ठीक है, इतने विवाह पार्षद आए नहीं। अब हम लोग आए, अगली मीटिंग रखना है, अगले में भी नहीं आए, तो फिर ये तो आगे वो हो जाए, पोस्टपोन होते जाएगा। तो यदि 2/3 पार्षद जो है लिखित में देते हैं किसको? अध्यक्ष को, कि भाई अगली वाली मीटिंग में एक नया इंपॉर्टेंट विषय है जो हमको डिस्कस करना ही है, तो फिर क्या हो सकता है, नए विषय पर चर्चा हो सकती है। ये जो था ग्राम पंचायत के पास ऐसा नहीं था, इसके पास है कि यदि कुल पार्षदों के 2/3 पार्षद अगर लिखित में बोलते हैं अध्यक्ष को कि भाई ये पहले मीटिंग में जब कोरम पूरा नहीं हो पाया था, अगली जो मीटिंग रखी है उसमें हमको नए विषय पर चर्चा करनी है, तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2/3 लोग जो पार्षद उनको एप्लीकेशन साइन करके देना पड़ेगा, तो फिर इसमें नए विषय पर चर्चा हो सकती है। इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि हो सकता है आप फ्लो में भूल जाए कि ग्राम पंचायत में जैसा गणपूर्ति के लिए था नए विषय पर चर्चा नहीं की सकती, यहाँ भी ऐसा है क्या? तो यहाँ नहीं। लेकिन आपको ये पेपर में तब ही टिक करना है, ठीक है, ये पहले मैं प्रिकॉशन बता रहा हूँ, पेपर में तब ही टिक करना है जब ये चीज़ दिया हो। अगर सिंपल पेपर में आता है कि नगर पंचायत की किसी मीटिंग में कोरम पूरा नहीं हो पाता है, तो अगली मीटिंग में जो है नए विषय पर चर्चा नहीं हो पाएगी, आपको यस कर देना, नहीं हो पाएगी। अगर स्पेसिफिकली वो लिख के पूछे कि 2/3 पार्षद जब एप्लीकेशन देते हैं और उसके बाद ही चर्चा कर सकते हैं, तभी आपको इसमें हाथ डालना है, ठीक है, नहीं तो इसमें हाथ डालने का खतरा है। इसलिए ये पहले बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा कि जब तक वो स्पेसिफिकली ये ना बोले तब तक इसको आपको टिक नहीं करना है। चलिए, तो ये हो गया हमारा नगर पंचायत। अब देखिए इसमें पार्षदों को और जो हमारा अध्यक्ष है उसको जो हटाने की विधि है, ये नगर पंचायत, नगर परिषद और जो नगर निगम है, ये तीनों में सेम है। तो पहले हम लोग ये तीनों डिस्कस कर लेते हैं, फिर लास्ट में जाके उसके लिए जो अविश्वास प्रस्ताव है वो एक साथ डिस्कस करें, ठीक है। तो अगला देखिए नगर पालिक परिषद।